फंक्शन को हम क्लासिफाई जो करते हैं तो चार तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला होता है 1-1 फंक्शन, दूसरा होता है मेनी वन फंक्शन, थर्ड है इनटू फंक्शन या 1-2 फंक्शन कह लो, 1-2 फंक्शन, और फोर्थ है इनटू फंक्शन। चार तरीके से फंक्शन को अपन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो ज्वाइन हो, ये बड़ा समस्या है, ज्वाइन हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत, क्यों छोड़ो। तो किसी भी फंक्शन को हम चार प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, 1-2 फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब ये होता क्या है इसको समझ लीजिए, तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सपोज कर लो कि ये आपके पास एक फंक्शन है f और हम इसको मैप करा रहे हैं सेट ए से सेट बी के ऊपर। तो मान लीजिए कि सेट ए है, सेट बी, सेट ए में एलिमेंट सपोज कर लो 1 2 3 4 है, और सेट बी में एलिमेंट ए बी सी डी ई है मान। अब अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 मान लो ए से मैप कर रहा है, 2 मान लो बी से मैप कर रहा है, सी आपको 3 सी से मैप कर रहा है, और डी 4 से मैप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका एक एलिमेंट, सेट ए का एक एलिमेंट, सेट ए का एक एलिमेंट 1 सेट बी के एक एलिमेंट से मिलता है, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मिलता है। तो ऐसे फंक्शन को अपन 1-1 फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ए इनपुट का एक एलिमेंट आउटपुट के एक एलिमेंट से मिले, ऐसा फंक्शन क्या कहलाया, ये 1-1 फंक्शन कहलाया, ठीक है। अच्छा, आप अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, इसमें ध्यान दीजिएगा। चलो एक और एग्जांपल लेने पर बात करेंगे। सपोज कर लें कि ये आपके पास सेट है, सेट ए और सेट बी। सपोज कर ले ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैंने केवल लिया ए बी सी। चलो डी भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैप कराया, 1 को मैप कराया ए से, 2 को मैप कराया बी से, 5 को ही मैप करा दिया बी से, 3 को मैप करा दिया सी से, और 4 को मैप करा दिया 1 से। अब ध्यान देना कि 1 को मैप कराया है ए से और 4 को मैप कराया है बी से, तो 1 इधर का एक से ज्यादा एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से मैपिंग कर रही है। तो इधर पे वर्ड आएगा मैनी, यहाँ पे वर्ड हो गया मैनी, एक से ज्यादा एलिमेंट मैप किया, यहाँ कितने एलिमेंट से मैप किया, यहाँ के 2 एलिमेंट नहीं, यहाँ के एक एलिमेंट से मैप किया, मैनी 1, ये मैनी 1 फंक्शन, ठीक होगी बात। तो अगर इनपुट का एक एलिमेंट आउटपुट के एक एलिमेंट से मैप करेगा तो उसे 1-1 कहेंगे। इनपुट का एक से ज्यादा एलिमेंट आउटपुट के एक एलिमेंट से मैप करेगा तो उसे मैनी 1 कहेंगे। अब ऑन टू इनटू क्या है, जैसे सेट बी के हर एलिमेंट का यूज हो गया, कोई भी एलिमेंट या अनयूज नहीं बचा, ठीक है ना। सेट बी के हर एक एलिमेंट का यूज हो चुका है, ठीक है, कोई भी अनयूज नहीं बचा, तो इसे हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। हम क्या कहेंगे साथ में, इसका एक और नाम हो गया अभी ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे सेट बी के हर एलिमेंट का यूज नहीं हुआ, ई वाला बच गया, एक एलिमेंट खाली बच गया जिसका यूज नहीं हुआ, तो इसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे। इसी बात को उल्टा भी हम कहते हैं कि सेट बी के हर एलिमेंट का एक कम से कम एक प्री इमेज मिलना चाहिए, सेट बी के हर एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज मिलना चाहिए, तो ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे देखो सेट बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इन चार का तो प्री इमेज एक एक मिल रहा है, लेकिन इसका प्री इमेज है ही नहीं, तो ये आपका ऑन टू नहीं इनटू फंक्शन। क्लियर होगी बात। अब इन बातों को अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इनको अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। इतना हो गया क्लियर। आप लोग अपनी स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई।
ठीक है, तो नोट डाउन करने में मैं ये देख रहा हूँ, नोट डाउन करने में कम से कम 25 से 30 मिनट का समय लग जा रहा है नोट डाउन गेम खेलने में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप नोट डाउन करते रहिएगा आराम से, या वीडियो एक और बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अभी जितना नोट डाउन कर सकते हो कर लो, चाहो। समझ में आ गया मीनिंग क्या है? अब आ जाइए मेन कैटेगरी पे आते हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है। देखो इसकी डेफिनेशन लिख लो। अब मान लो फंक्शन f जो है वो मैप कर रहा है सेट ए से सेट बी के बीच में, और यहाँ पे जो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे n ऑफ ए, मतलब कार्डियल नंबर ऑफ ए, कितने एलिमेंट है सेट ए में, वो लेस देन या इक्वल होने चाहिए थे कार्डियल नंबर ऑफ बी से। ठीक है, वन वन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 5 हो जाए और यहाँ 4 हो जाए, तो वन वन बनेगा ही नहीं। जैसे यहाँ 5 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए, वन वन नहीं बनेगा, मीनिंग नहीं बनेगा। एक बच्चा बोलेगा सर इसमें कोई खाली एलिमेंट छोड़ दे सेट ए में। अगर आप सेट ए में कोई खाली एलिमेंट छोड़ोगे तो ये आपका फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो एफ मैप कर रहा है सेट ए से सेट बी के बीच में, और इसमें सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से, तभी वन वन फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज फंक्शन एनी वन पे डिफाइन होगा। ठीक, नाउ लिखो एफ इज सेट टू बी वन वन definition लिख लो। f is said to be 1 1 if every element of set A थोड़ा सा भी पोजीशन इधर होती है फिर हाथ सही से नहीं चलता। एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज इन सेट बी। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, यूनिक इमेज कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट इमेज कह सकते हैं, कोई भी कह लीजिए। क्लियर है? तो अगर सेट ए को वन वन कब कहेंगे? जब सेट ए का हर एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज आया। यूनिक इमेज का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी तो यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज, यूनिक वर्ड गलत है, सही वर्ड नहीं है। हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, ये लिखो आप, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। और उल्टा कह सकते हैं प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी यूनिक। सेट बी के, ठीक है ना, सेट बी के हर एलिमेंट का, ऐसे इमेज कहते हैं, ऐसे प्री इमेज कहते हैं। सेट बी के हर एलिमेंट का जो प्री इमेज होगा वो यूनिक होना चाहिए। और अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग, नोट कर लो, प्री इमेज देखो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी लिखूं? नहीं, ऑफ रेंज। तो सेट बी जब मैं लिख दूंगा तो सेट बी के अंदर तो ये ई भी आ जाएगा, ई का तो प्री इमेज है ही नहीं, ठीक है ना। तो रेंज का प्री इमेज, जो रेंज है ए बी सी डी, इसका प्री इमेज मिलना चाहिए। सो इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज have देखो exactly one और unique प्री इमेज, ये आपकी डेफिनेशन है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, वन। क्लियर होगी बात? इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब वन वन को टेस्ट करने के तरीके क्या होते हैं? ठीक, तो वन वन को टेस्ट करने का तरीका है, पहला मेथड है, और क्लियर लिख लो, बस एक स्टेटमेंट लिख लो मेनी वन के लिए, व्हाट इज मेनी वन, फिर अपन टेस्टिंग लिखते हैं। व्हाट इज मेनी वन?
many one function, just write if function is not one then it is called many. ठीक है, बस कर दो। फंक्शन वन नहीं होगा तो सब मेनी वन का है, ठीक है। या आप ऐसा कह लो कि सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज कहाँ मिल रहा हो, सेट बी में मिल रहा हो, ठीक है। कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सेट बी में मिल रहा है, ठीक। तो वो सब कहानी की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब आ जाओ मेथड्स क्या होंगे इसको चेक करने के, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। So method for identifying. Identify one many. तो पहला मेथड है कि आप फंक्शन की दो पॉइंट पर वैल्यू लेंगे, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और यहां से ये प्रूव कर देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन के दो अलग अलग x की वैल्यू के लिए आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे f of x1 इक्वल टू f of x2 और देन प्रूव दैट x1 इक्वल टू x2, ठीक है। दूसरा, इसी में दूसरा मेथड है, आप x1 नॉट इक्वल टू x2 लेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। आप x1 की दो अलग अलग वैल्यू ले लो, प्रूव कर दो फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग है, यही हम करते आ रहे हैं, है ना। अगर x1 की दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यू है तो ये बनना है। मैक्सिमम जगह हम इसका यूज करते हैं, फिर अगर कहीं ये गड़बड़ करता है तो इसको यूज करते हैं। तीसरा मेथड है जो इसी से निकलता है, मेथड नोट कर लो फिर अपन इसको समझते हैं। तीसरा लिख लो, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओनली वंस। तो एक्स एक्सिस के हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, वो ग्राफ को केवल एक बार कट करना चाहिए तो वन बार। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा हुआ, कोई ग्राफ आपके पास सपोज कर लीजिए ऐसा हुआ, अब इसको अगर मैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसको केवल एक बार कट कर रहा है, हर लाइन एक बार कट कर रही है, तो ये वन वन है, फिर ग्राफ आपका वन वन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा हो गया, अब अगर मैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचता हूं तो हर लाइन इसको एक से ज्यादा बार कट कर रही है, कोई भी एक लाइन एक से ज्यादा बार कट जाए, यहाँ तो एक ही बार कट कर रही है, इसके ऊपर दो बार कट कर रही है, कोई भी लाइन इसको अगर एक से ज्यादा बार कट कर देगी ये मैंने। ये तीसरा मेथड। चौथा मेथड है आपके पास कि अगर ये चौथा मेथड इसी का इम्प्लीकेशन है, ग्राफिकल का मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन है कि अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देख लो ऐसा है तो ये वन वन है, और ये इसका मतलब इसका एफ क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल होगा वो जीरो से बड़ा होगा, या जो फंक्शन का डिफरेंशियल होगा वो जीरो से छोटा होगा इन इट्स डोमेन। उसके पूरे डोमेन में या तो फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जीरो छोटे का मतलब होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आपके पास चार मेथड है वन वन चेक करने के। इसमें जो पहले दो मेथड है ये आपको स्कूल लेवल पे लगाओ, ये स्कूल लेवल पे, ये स्कूल लेवल पे, ये आपके कंपटीशन के मेथड है। इनको स्कूल पे अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो डिपेंड हो सकता है कि टीचर आपको मार्क्स पूरे ना दे, या हो सकता है मार्क्स ही ना दे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पास इन मेथड्स को हम कैसे उपयोग करें। देखो ये जो थर्ड मेथड है ये एक्चुअल में सेकंड वाले से ही निकला। इसको ऐसा समझो, सपोज कर लो ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है, यहां ले लो चलो x2,
क्लियर दिख रहा है? x1 x2 के इक्वल नहीं है तो इसके फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं, तो नॉन हो गया भाई। x1 ये लेंथ है, ये x1 है, ये x2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इनके फंक्शन की लेंथ भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 1 हो गया। यहाँ पे देखो, इस केस में ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये मान लो कि आपके पास x1 है और ये x2 है। x1 x2 इक्वल नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो हाइट इक्वल है। इस केस में आप देखो, इस केस में ध्यान से देखो, x1 तो x2 के इक्वल नहीं है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्लियर दिख रहा है? क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं f of x1, वो इक्वल है f of x2, तो एनी वन हो गया। इस केस में क्या हुआ? x1 तो x2 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसकी हाइट भी इक्वल नहीं है, ये 1 1। ठीक है, और यही डेफिनेशंस होती है इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बताया था मैंने, x2 is greater than x1, then f of x2 is greater than f of x1। देखो हो रहा, यही तो हो रहा, ध्यान से देखो, x2 is greater than x1, then f of x2 is greater than f of x1। यही है डेफिनेशन इंक्रीजिंग की। क्लियर होगी बात? तो ये जो दोनों चीजें आई हैं, ये दोनों की दोनों आपका इन डेफिनेशन का ही इम्प्लीकेशन है, एक ग्राफिकल है और एक कैलकुलस। लेकिन स्कूल में आपको फर्स्ट टू ही अप्लाई करना है। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन लिखा, तो एफ मैप फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें सॉल्विंग की स्कूल मेथड। तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना 1 1 है या नहीं है। ठीक है, चेक फॉर 1 1 एंड ऑन। तो आप क्या करोगे, यहाँ फंक्शन की दो वैल्यू लोगे, f of x1 इक्वल टू f of x2, और यहां से प्रूफ करना चाहोगे कि x1 x2 के इक्वल है या नहीं इक्वल। तो फंक्शन की दो वैल्यू ले लो, x1 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से मिल गया x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब क्यूब रूट ले लो, x1 इक्वल टू x2 क्यूब का होल क्यूब, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो f of x1 इक्वल टू f of x2 से स्टार्ट किया और x1 इक्वल टू x2 आया, केवल यही आया, कुछ और नहीं आया। x1 इक्वल टू x2 आया, ठीक है, देन आई विल से fx इज। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये वर्ड लगा लीजिएगा x1 इक्वल टू x2 ओनली, केवल यही आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आता है, then we will use this definition also to check it। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और बच्चा तरीका बोल सकता था, इसी क्वेश्चन को स्कूल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे आप, मेथड नंबर 1 कह लीजिए। एक बच्चा ऐसा बोल सकता है कि सर मैं इसी से स्टार्ट करता हूं, जैसा आपने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2। बिल्कुल सही, 2 से 2 कैंसिल भी कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्यूब रूट लेने की बजाय मैं इसको एक तरफ ले आया। अब तो मैं इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। हमें मिला x1 माइनस x2 इनटू हमें मिल गया x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि 0 है तो मैं कह सकता हूं कि पहली वाली क्वांटिटी 0 है या फिर दूसरी वाली क्वांटिटी 0 है। अब फर्स्ट क्वांटिटी अगर 0 हो गई तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, और सेकेंड क्वांटिटी 0 हो गई तो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो अभी मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि 1 1 है। व्हाट शुड आई कमेंट नाउ? अगर बच्चे ने इस मेथड से सॉल्व किया
तो क्या मैं इसको 1 1 कह सकता हूं? इसको अभी मैं 1 1 नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता हूं? क्योंकि मैंने कहा था केवल x1 इक्वल टू x2 ओनली आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आता है, जैसा कि यहाँ पे आ गया, ये आ गया, तो आपको अब चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं दो अलग अलग x की वैल्यू के लिए आपके पास y की वैल्यू अलग अलग मिल जाए या सेम मिल जाए। अब मैं यहाँ पे दो x की वैल्यू ऐसी सपोज करूंगा जिसके लिए y की वैल्यू मेरे को कुछ मिले। वो वैल्यू अगर x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू भी डिफरेंट मिल गई मुझको, for two different value of x, if I get two different value of y, तो मैं कहूंगा 1 1 है। और x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू अगर मुझको सेम मिल गई तो मैं कह दूंगा मेनी। अब डिसीजन आपका x1 इक्वल टू x2 पे केवल डिपेंड नहीं रहा, डिसीजन आपका सेकंड वाले टर्म पे डिपेंड रहा। तो चलिए यहाँ पे दो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस पुट x1 एनी वैल्यू, सबसे इजी 0 पुट कर देता हूँ। x1 को 0 पुट कर दिया मैंने, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई? x2 की वैल्यू निकाल लो। x1 को 0 पुट करते ही तो x2 की वैल्यू भी 0 आ गई। या 1 पुट करके देख लो, x1 को 1 पुट कर लो, फिर x2 की वैल्यू निकाल के देख लो। हाँ, ये ध्यान रखना x1 x2 रियल वैल्यू लेनी है। अब x1 पर x1 और x2 दोनों इक्वल हो गए, तो वैल्यू इक्वल, फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल ही आएगी। ठीक है, इसमें तो कुछ आप चेक कर ही नहीं पाओगे। और कुछ x1 की जगह 1 पुट करूं, 1 पुट करता हूं तो क्या रिजल्ट आया? 1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, सो 2x2 स्क्वायर इक्वल टू -1 और x2 इक्वल टू, ये तो हो गया अंडर रूट ऑफ -1/2, तो इमेजिनरी वैल्यू आ गई। मतलब अगर x1 को मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू लिया तो x2 मेरा नेगेटिव आ गया, इमेजिनरी आ गया, तो फिर मैं इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि x क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर रहा हूं। आप चाहो पुट कर लो, -1 पुट कर लो। -1 पुट करो तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 हो जाएगा -x2 स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपके पास कोई भी दूसरी x2 की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसपे फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यू मिले। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास इसके बाद कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम कह देंगे कि ओनली दिस केस इज पॉसिबल, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। कोई वैल्यू मिल रही है क्या? निकालो, और कोई वैल्यू पुट करके देखो। -2 पुट करके देख लो, x1 को -2 पुट करके देखो, x2 क्या मिल रहा है करके देख लो। अगर हो रही है तो ठीक है। x1 को -2 पुट किया तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2x1 -2x2 स्क्वायर प्लस दिस हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू होगी +-2, सॉरी x2 की वैल्यू ना, ये देखो ये कुछ हो रहा है। x1 को मैंने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया -2x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो -x2 स्क्वायर 0, तो x2 स्क्वायर 4 हुआ, x2 प्लस -2 आया। तो x1 -2 x2 -2 लेने का कोई मतलब तो है नहीं। अब वैल्यू लो, x1 को -2 और x2 को लो 2। अब निकालो तुम फंक्शन की वैल्यू। क्या आ रही फंक्शन की वैल्यू? देखो f of x1 f of -2, फंक्शन की वैल्यू देख लो क्या आई, आ गई। फंक्शन क्या है? x³ + 2 -2 का होल क्यूब प्लस 2 -8 + 2, ये हो गया 6। अब f of x2 निकाल लो, तो हो जाएगा f of 2। ठीक है, हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2, तो हो जाएगा 8 + 2, ये हो गया 10। तो यहाँ पे क्या हुआ? x1 और x2 में क्या रिलेशन था? x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसके फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन आ गया? कि f of x1 is also not equal to f of x2. So therefore I will say that f is 1. ठीक है, तो इस तरीके से फिर अपने को अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो हम x की और वैल्यू पुट करेंगे x1 की एक
उससे x2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई जो वैल्यू आउटपुट आ रही है वो अपने पास सेम आ रही है कि अलग। अगर वो अलग अलग आ रही है, x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट भी अलग अलग आ गया, तो फंक्शन 1 1। यहाँ थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना कि अपने को एक्चुअल में 1 1 नहीं, अपने को इसका नेगेशन शो करने की कोशिश करनी होती है। दो ऐसी x की वैल्यू ढूंढ लो जिसके लिए y की वैल्यू सेम। इस केस में ऐसा मिलेगा ही नहीं। इस केस में x की दो अलग अलग वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जिसपे y की वैल्यू आपकी सेम हो जाए। आपने करके तो देख लिया, 0 भी करके देख लिया, वैल्यू सेम मिल गई। 1 पुट करके देखिए, इमेजनरी मिल गई। -2 पुट किया, कुछ वैल्यू मिली, लेकिन इस पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम मिल गई। मतलब इन ऑल केसेस दिस फंक्शन विल बी 1। अब बाकी मेथड तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे ख्याल से। ग्राफ बनाना, ये बनाना है, ग्राफ तो मैं आता बनाना इस क्यूब का। मेथड नंबर 2 क्या था? मेथड नंबर 3, ठीक है, 3 यहाँ पे। मेथड 3 क्या है कि फंक्शन जो था ये स्कूल में अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। इसका ग्राफ बना लीजिए। तो पहले मैं x2 का ग्राफ बनाऊंगा। ये आपका x2 का ग्राफ हो गया। फिर मुझे +2 करना है, तो +2 करना है तो ग्राफ को क्या करूंगा मैं? 2 यूनिट ऊपर उठाओ कि नीचे बिठाऊं? तो +2 करना तो y की वैल्यू को 2 यूनिट इंक्रीज करना है, तो ग्राफ को मैं 2 यूनिट ऊपर लिफ्ट कर दूं, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो ग्राफ होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x³ + 2। 2 यूनिट ग्राफ को मैंने ऊपर उठा दिया। यहाँ 0 0 से पास हो रहा है, 0,2 से पास हो रहा है। अब आप कोई भी लाइन ले लो पैरेलल टू x एक्सिस, हर लाइन इसको केवल और केवल एक पॉइंट पर ही कट कर, ठीक है। सो एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट ओनली एट वंस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास every line parallel to x-axis cut only once, therefore f is 1। But you should not use this in school, बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना। मेथड नंबर 4 क्या है? मेथड नंबर 3 क्लियर हो गया सभी को? देख लो अच्छे से। सिंपल हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। मेथड नंबर 4 देखो। मेथड नंबर 4 है fx = x³ + 2। इसको डिफरेंशिएट कर दो, f' हो जाएगा 3x² + 0। अब आप देखो x तो बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर को, तो 3x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा सभी रियल नंबर के लिए। तो जो f' हो जाएगा that will be greater than 0, it can be equal to 0 also for every x belong to real number। पूरे डोमेन के लिए ये हमेशा पॉजिटिव है। तो fx आपका जो है, हम कहेंगे ऐसे fx is strictly increasing या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ऐसा भी कह सकते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक जैसा ही हमेशा बढ़ता रहेगा। fx आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया हमेशा, therefore I can say f is 1। Again this method is not allowed in school। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको 1 1 चेक करना है कभी भी, तो आप सीधा फंक्शन के दो डिफरेंट वैल्यू से लेके चले, फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यू लेके चले और वहां से x1 = x2 ऐसा है, केवल ऐसा ही है, ये प्रूफ कर। इसके अलावा कोई और रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में x की एक वैल्यू पुट कर दें, x1 की, x2 निकाल लें, उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, और अगर वो फंक्शन की वैल्यू इन डिफरेंट x की वैल्यू पे डिफरेंट आती है तो 1 1 है, और सेम आती है तो मेनी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज करेंगे f(x1) = f(x2)।
ओके, तो क्या हो गया देखो, x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, तो x1 इज इक्वल टू x2 की पावर 4 का फोर्थ रूट। और जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो या फोर्थ रूट लेते हो, इवन रूट लेते हो, हमेशा यहाँ लगता है प्लस और माइनस। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इवन रूट लोगे हमेशा लोगे प्लस एंड माइनस। तो x1 की वैल्यू हो गई प्लस माइनस x2, तो x की दो वैल्यू आ गई, x1 इक्वल टू x2 भी आ गई और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गई। केवल x1 इक्वल टू x2 नहीं आई, इसीलिए कहेंगे दिस इज मेनी वन। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, देखो ग्राफ से कैसे होगा। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 क्या है, इसका ग्राफ बना लो भाई। अच्छा, ग्राफ किसके लिए बनाना, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो x की पावर 4 का ग्राफ तो तुम सभी को मालूम है मेरे ख्याल से, पैराबोला जैसा होगा लेकिन थोड़ा स्टीप होगा। ये हो जाएगा x की पावर 4 का ग्राफ। तो क्लियर दिख रहा है, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विल कट दिस ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। हो गया मीनिंग। मेथड नंबर 3 क्या होगा, ध्यान से देखो। मेथड नंबर 3 में आपका fx दिया हुआ है x की पावर 4, कर दो बच्चे इसका डिफरेंशियल, तो f डैश x हो जाएगा 4x क्यूब। अब x क्यूब की वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव होगी, x इसको बिलोंग कर रहा है, x तो बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर को, मतलब x जा रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो x क्यूब कहां जाएगा, x क्यूब भी जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसका मतलब 4x क्यूब भी जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसका मतलब जो f डैश x की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव तो रहेगी नहीं, कुछ x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव और कुछ x की वैल्यू के लिए नेगेटिव है ना, ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं है। ठीक, f डैश x कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर देयर डोमेन, फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, मतलब f डैश x हमेशा 0 से बड़ा नहीं है या f डैश x हमेशा 0 से छोटा नहीं है, कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव भी है, कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव भी है। इसीलिए हम कहेंगे कि fx इज मेनी। ठीक है, अगर वो हमेशा पॉजिटिव होता या हमेशा नेगेटिव होता तो हम कहते हैं कि fx आपका जो है क्या है, 1। ठीक है, अच्छा अब दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम चलेगा पर डिसीजन का मामला है। f of x1 इक्वल टू f of x2, x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 की पावर 4 की पावर 1/4, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब ध्यान दीजिएगा कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 दोनों है, x किसको बिलोंग कर रहा है, x तो बिलोंग कर रहा है रियल पॉजिटिव को, तो x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। हियर x इज बिलोंगिंग टू रियल पॉजिटिव नंबर। तो अगर x रियल पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर कैसे पॉसिबल है, x अगर पॉजिटिव है तो मैं इसको नेगेटिव नंबर तो यहाँ पे x की वैल्यू कंसीडर कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो लिखिए सिंस डोमेन इज R plus, so we cannot take negative value of x. Thus, x1 equal to minus x2 is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने डोमेन में जो x की वैल्यू ली है वो केवल पॉजिटिव ली है, हमने नेगेटिव वैल्यू तो ली नहीं है। छोटी सी बात ध्यान रखिएगा भाई, जो भी x की वैल्यू होगी वो तो इस डोमेन से ही लोगे ना, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे। अब यहाँ जब आप x1 इक्वल टू माइनस x2 कह रहे हो तो अगर x2 को पॉजिटिव ले रहे हो तो x1 नेगेटिव हो गया, अगर x2 को आप पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो तो x1 नेगेटिव हो जाएगा बेटा।
इसीलिए हम कहेंगे कि क्योंकि डोमेन हमारा r प्लस था, इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते x की, ठीक है। इसीलिए x1 माइनस x2 पॉसिबल नहीं है। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज, क्या पॉसिबल है? जल्दबाजी में लिख के दे। Only possibility is x1 equal to x2, and therefore function fx is what? 1। आगे बात समझ में है? अब अगर आप मेथड नंबर 2 लगाना चाहते हो, ग्राफ, बताइए ग्राफ क्या होगा इसका? ग्राफ कहां से कहां बनेगा? डोमेन क्या है इसका? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। तो ग्राफ तो आपका इस वैल्यू के लिए बनेगा 0 से ज्यादा के लिए, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो रियल पॉजिटिव में 0 भी नहीं आ रहा, ये ग्राफ है। इधर का पोर्शन, पूरा इधर का जो पोर्शन होगा इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ आएगा। और ये अब कोई भी लाइन ले लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट कट दिस ग्राफ ओनली वंस। मेथड नंबर 3 क्या हो सकता था? मेथड नंबर 3 देखो, ये इसका डिफरेंशियल निकाल दें। एफ डेस एक्स हो जाएगा कितना? 4x3। लेकिन यहाँ पर x क्या है? पॉजिटिव है। x3 भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। 4x3 भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मींस एफ डेस एक्स क्या हो गया? हमेशा पॉजिटिव हो गया, सिंस x बिलोंग टू r प्लस। इसका मतलब एफ एक्स क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फिर बनना, एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। Therefore fx is 1। समझ गए बात? तो ये सेकंड मेथड, थर्ड मेथड बहुत इजी है, लेकिन आपको करना नहीं है, स्कूल में नहीं करना, कंपटीशन में ठीक है, ग्राफ दिमाग में लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लो अच्छे से एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। fx equal to x की पावर 4 plus 1 upon x square plus 1। चलिए लगाइए स्कूल के मेथड से, देखिए क्या आ रहा है। यूज f of x1 मेथड नंबर 1। f of x1 equal to f of x2 लगाइए। तो x1 की पावर 4 plus 1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1, कैलकुलेशन जाएगा x2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हो जाएगा x1 की पावर 4 प्लस 1 ओपन करो ब्रैकेट, ये 1 से 1 तो कैंसिल। अब इन दोनों को एक तरफ ले आओ, तो इसमें से कॉमन ले लो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो ये बचा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, प्लस इन दोनों को एक तरफ ले आओ, तो x1 की पावर 4 माइनस x2 की पावर 4, फिर लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यहां लगा लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इस पूरे में से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर बच गया x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यहाँ जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और यहाँ जो कॉमन लिया तो यहाँ बचा -1। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन आ गया है तो
ठीक है, देखते हैं कितना कैलकुलेशन आता है यार। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 और x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, f के बारे में कुछ नहीं दिया, वो तो दिख ही रहा मेरी मने यार। यहां से हो गया, एक हो गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। यहां से और चाहो तो निकाल लोगे, पुट x1 इक्वल टू 0, x1 को 0 पुट करूंगा तो x2 की वैल्यू मिल गई। देखो x1 की जगह 0 पुट कर दिया, 0 0 हो गया, x2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। अब तो यही हो गया क्लियर। तो आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई, एक आ गई x1 इक्वल टू x2, एक आ गई x1 इक्वल टू x2, एक आ गई x1 इक्वल टू माइनस x2। और चाहो तो इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। f ऑफ x1 कितना है, f ऑफ 0 देख लो, तो f ऑफ 0 हो जाएगा 1 और f ऑफ 1 निकाल लो, f ऑफ 1 की वैल्यू होगी आपके पास 1 बनी आई ना, 2/2 1। तो यहाँ पे इससे तो वैल्यू सेम आ रही है, इससे वैल्यू आपकी सेम आ रही है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ही अलग अलग वैल्यू होगी, है ना। ये दो केस तो अलग अलग आ ही गए हैं, तो यहीं पे सीधा लिख दो मेरी। क्या होगा, डिनोमिनेटर का बोलो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर into differential of numerator 4x cube minus numerator into differential of denominator 2x, so x square plus 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, कुछ कहानी अच्छा लंबा लंबा डिग्री जा रहा भाई। एक काम करो, पहले इस पूरे में से 2x कॉमन निकाल लो। अब यहाँ क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा, तो हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ निकाल लिया बाहर तो माइनस x की पावर 4 माइनस, सो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो 2x, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये एफ डैश एक्स है। अब मुझे देखना है कि एफ डैश एक्स जो भी डोमेन है, मान लो रियल टू रियल है, उस डोमेन में हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है क्या? क्लियर दिख रहा, बाहर एक्स आ गया। अच्छा ये क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव है क्या? देख लो, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, चेक करो। बी स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 4ac 6, यही फैक्टर तो बनेंगे। और जैसे ही इसके फैक्टर बन गया, इसका मतलब कुछ पार्ट में पॉजिटिव है, कुछ पार्ट में नेगेटिव होगा ही होगा, और एक्स तो बता ही रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्क्वायर क्यों कर रहे हो बेटा, कैसे डिसाइड करना है इसको देखो ना बेटा, इसके फैक्टर बनेंगे ना, क्यों? क्योंकि डी इसका ग्रेटर देन 0 है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालो डी, समझो बात को। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4a इंटू सी, 8 बन गया, विच इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही डी ग्रेटर देन 0 मिला, इसके दो फैक्टर तो बनेंगे, भले वो रूट में बनेंगे लेकिन दो फैक्टर तो बनेंगे। तो आपके पास ऊपर 2x आएगा, x माइनस एक फैक्टर आएगा, है ना, और x माइनस या प्लस एक फैक्टर आएगा, अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो क्लियर दिख रहा है, जब साइन स्क्रीन लगाऊंगा तो कुछ पार्ट में पॉजिटिव और कुछ पार्ट में नेगेटिव बनेगा। हम तो बोल रहे हैं एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो कुछ पार्ट में पॉजिटिव और कुछ पार्ट में नेगेटिव बनेगा। फैक्टर निकाल लीजिएगा यहाँ पे, अल्फा बीटा मान लो। तो अब जब प्लॉट करोगे तो ये हो जाएगा ना कि भाई 0 हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, डिपेंड करता है, अल्फा इधर आता है इधर आता है। लेकिन कुछ भी हो, कुछ पार्ट, कुछ वैल्यू ऑफ रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है, कुछ के लिए पॉजिटिव फिर नेगेटिव है।
इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा मोनोटोनिक, एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा या हमेशा 0 से छोटा पॉसिबल नहीं है। Therefore we can say fx, लिख लो, since f dash x is positive or negative for x belong to real number, therefore fx is not monotonic. और मोनोटोनिक नहीं है मतलब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, है ना, इसका मतलब मीनिंग। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, ग्राफ। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ। चलो कुछ कुछ आइडिया लगाते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना पड़ेगा आपको, फैक्टर चाहिए अब आपके, अल्फा बीटा, है ना। तो एक तो आपके पास 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है वो देखते हैं। 0 पे वैल्यू बन रही है 1, ले लो 1, 0, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है तब क्या हो रहा है, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है तो ऊपर की पावर ज्यादा है तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रही है। 1 पे वैल्यू क्या हो रही है, 1 पे वैल्यू आप देख लो तो 1 पे वैल्यू भी 1 हो रही है। 1/2 पे वो थोड़ा सा ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, ग्राफ आप वो नहीं कर रहा, मैं ग्राफ खींच दूंगा। 1/2 वैल्यू क्या होगी, देखो 2 पे तो ज्यादा ही होगी, क्लियर दिख रहा है। 1/2 पे वैल्यू क्या होगी, ऊपर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा छोटी हो जाएगी। भाई ऊपर की वैल्यू क्या होगी 1/2 पे, देखो ना, ये हो जाएगी 1/16 प्लस 1, तो एफ ऑफ 1/2 हो जाएगा 1/16 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1, तो 17 अपॉन 5 इंटू 4, तो 17/20। तो 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 1/2 से भी कम आएगी, छोटी आएगी, जितनी 1/2 हाइट थी यहाँ कम आएगी, और फंक्शन इवन है तो क्लियर दिख रहा है ग्राफ ऐसा होगा। इवन है जैसा इधर होना वैसा इधर होना। अब आपका क्लियर दिख रहा है कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस को 2 से ज्यादा बार कट कर रही है। मैंने सीधे वैल्यू पुट करके बना दिया ग्राफ, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल चुके हैं, चाहो तो वैल्यू निकाल के निकाल लो इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब एक कॉन्सेप्ट और बता दूं फिर एक क्वेश्चन देता हूं। तो अब आप देखो कि एफ एक्स ये आपके पास रिजल्ट आया है और एफ मैप कर रहा है रियल टू रियल। स्कूल वाला मेथड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू, फैक्टर बनाओ सॉल्व करो, कर सकते हो। इसको मैं काम कर रहा हूं, मैं कैलकुलस मेथड पे लेके जा रहा हूं, ग्राफ बनाना भी थोड़ा सा वो दिख रहा है मुझे। एफ डैश एक्स निकालता हूं, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्वाड्रेटिक आ गई। अब ये पता करना है एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव है, तो इसका डी निकालता हूं। देखो यहाँ भी मेरे पास जैसी क्वाड्रेटिक बनी थी मैंने क्या किया था, उसका डी निकाला था, कहाँ गया, यहाँ देखो डी निकाला, डी पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब फैक्टर बनेंगे, और फैक्टर जैसे ही बनेंगे मतलब कुछ पार्ट में इंक्रीज कुछ पार्ट में डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऐसा कर्व आ गया तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब ये हो गया आपका मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे डी की वैल्यू निकालो, डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 4 माइनस, ये हो गया 12, 5 + 60, तो माइनस 56 लेस देन 0। डी आपका लेस देन 0 आया, जैसे ही डी आपका लेस देन 0 आया इसका मतलब, बोलो, डी लेस देन 0 आया इसका मतलब
और a क्या है, a 3 है विच इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है। तो याद करो आपने इस प्रकार की बात पढ़ी है कि अगर एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी और x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। कब होती है ऐसा, जब a 0 से बड़ा होता है और d 0 छोटा होता है। मतलब अगर a 0 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है और d आपका 0 से छोटा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी रियल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। और देखो a 0 से बड़ा d 0 से छोटा, तो ये जो f डैश x की वैल्यू है ये ऑल रियल नंबर के लिए, इस ऑल रियल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। अब मैं कह सकता हूं कि f डैश x जो है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि a 0 से बड़ा है और d 0 से छोटा है बाय दिस कॉन्सेप्ट। और f डैश x अगर हमेशा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब मोनोटोनिक हो गया। तो जैसे ही मोनोटोनिक हो गया मतलब f x मोनोटोनिक। आपको मोनोटोनिक मिल गया है, 1 1 मिल गया, ग्राफ खींच दो भैया। कहीं एक जगह 0 पे, कहां पे 0 पे कट गया, देख लो x की जगह 0 पे y की वैल्यू 7 है। ग्राफ बनाओगे तो 0 पे वैल्यू 7 आ गई, इसका अलग जगह नेगेटिव कट करेगा। अब क्योंकि ये मोनोटोनिक है, ये केवल एक ही बार कट करेगा और डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी रियल नंबर होगा। ग्राफ तो आपका माइनस इनफिनिटी से आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा कट पिट के भाग जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये सब ग्राफ बन जाएगा। डाउट? समझ गए? तो ध्यान रखना, जब भी f डैश x में क्वाड्रेटिक दिख जाए तो उसका d निकाल लो। अगर d आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब इसके फैक्टर बनेंगे, और फैक्टर बनेंगे f डैश x में अगर फैक्टर आएंगे मतलब कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग, यानी बन गया। और अगर d आपका लेस देन 0 होगा, अगर d आपका लेस देन 0 होगा, भले ही कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, या तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या हमेशा 0 छोटा होगा, मतलब ये हमेशा 1 1 होगा। नोट दिस पॉइंट, if f dash x, if numerator of f dash x if numerator of f dash x contain quadratic expression, अगर ऐसा है and d is greater than 0, first case, then it is many one. Then fx is many one. दूसरी बात, अगर d लेस देन 0, भले कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, then fx is 1। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर d 0 होगा तब, d 0 होगा तो क्या होगा, बोलो, d 0 होगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी, ध्यान दो। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना भैया मेरे। थर्ड केस देखो, इफ d इक्वल टू 0, अरे d इक्वल टू 0 हुआ तो रूट रिपीटेड हो गए, है ना, रूट्स रिपीटेड होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, रूट्स रिपीटेड होंगे। इट मीन्स thus quadratic expression become perfect square।
मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप बोल रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कन्वर्ट बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बना तो ये तो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा, आपका 1 1 बन जाएगा। ध्यान देना, क्वाड्रेटिक के अलावा कोई और टर्म होगा तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्वाड्रेटिक के साथ साथ एक्स भी आ चुका है। अब केवल क्वाड्रेटिक काम नहीं करेगा, ये एक्स भी अपना रोल प्ले करेगा। समझ गया मेरी बात? केवल क्वाड्रेटिक आता है एफ एक्स में, जैसे इसमें केवल क्वाड्रेटिक आया एफ एक्स करने के बाद, या न्यूमरेटर में केवल क्वाड्रेटिक बचता है, तो फिर ये कहानी है। नोट करिए, इंपॉर्टेंट कहानी है ये। अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ और टर्म आ गया तो जो दूसरा टर्म आया है वो भी तो उसका रूट है ना। तो भाई वो तो अपना प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव बनाने में कुछ ना कुछ तो अपना योगदान देगा कि नहीं देगा। फर्स्ट का आंसर f(x) निकालो। सॉल्यूशन 1, f(x) निकाल दिया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इसका d निकाल लो। तो d हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर 144 माइनस 4a is 3 इंटू 11, तो ये तो हो गया 12 इंटू 11, ये तो से वो हो गया, तो पॉजिटिव आ गया, d पॉजिटिव आया। जैसे ही पॉजिटिव आया इट मींस ये हो गया आपका क्या, अब दो रूट्स बन गए तो ये हो गया मैनी वन। सॉल्यूशन नंबर 2, तो क्लियर है, log x का डिफरेंशियल निकाल दो। f(x) हो गया 1/x। मैंने x के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो डोमेन लेना पड़ेगा, x 0 से बड़ा, x 0 से बड़े पे 1/x हमेशा पॉजिटिव है, 1 1। सॉल्यूशन नंबर 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशियल तो कर नहीं सकते हो, यहाँ ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ क्लियर दिख रहा है, ग्राफ तो आपका ऐसा जाता है, इसका ऐसा जाता है, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो सभी पॉइंट पे कट करेगी, इसको टच करेगी, तो मैनी वन। मॉड एक्स ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ मिलता है, ग्राफ देखो, मॉड एक्स का ग्राफ तुम सबको मालूम है ऐसा जाता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो जगह कट कर रही है, मैनी वन। सॉल्यूशन 5, x³ माइनस एक्स, डिफरेंशियल कर दो, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर दिख रहा है, रियल नंबर के कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव, मैनी वन। सेकंड मेथड इसको सॉल्व करने का, इसके फैक्टर बना दो, x कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1, x की 3 वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0, f(1) 0, f(-1) 0, f(0) 0, x की 3 वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0, मैनी वन। सॉल्यूशन नंबर 6, f(x) इक्वल टू x³ प्लस x, डिफरेंशियल करके देख लो, 3x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव, 1 1। सॉल्यूशन नंबर 7 आ गया, 7 x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ लगेगा समय। सॉल्यूशन नंबर 7, f(x) इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक तरीका तो हो गया कि आप डिफरेंशियल कर लो या ग्राफ बना लो, या आप नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हो यहाँ तो चलो डिफरेंशियल कर देते हैं। f(x) डिफरेंशियल किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशियल और डिनोमिनेटर, सॉल्व कर दो, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, तो -1 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, सही क्या?
गड़बड़ लग रहा, ये तो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। लेकिन हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाने से यहाँ डिसीजन नहीं हो पाएगा। क्यों, तो बताएगा क्या प्रॉब्लम आ गई? ये लेस देन 0 है बट नॉट डिफाइंड एट 1 and -1। जाने ना, fx x equal to x should not be equal to +-1। तो ये 1 पे क्या होगा, मतलब 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब इसका ग्राफ ही देखना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है तुम्हारे पास। ग्राफ बनाओ, डिनोमिनेटर जहां 0 होता है वहां पे खींचो वर्टिकल लाइन, एसिम्प्टोट। याद करो भैया ग्राफ काय के लिए बनवाया तुम लोग, इतनी मेहनत अपने ग्राफ में करी किस लिए? भाई जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पे क्या होता है, एसिम्प्टोट बनता है। ठीक है, ओके। अब देखो अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो क्या होगा, x की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो नीचे इन्फिनिटी मिल जाएगा, 1/∞ 0। तो ग्राफ इधर कहीं, x की वैल्यू 1 के राइट में जाएगी तो ऑब्वियसली इधर आएगी तो इधर जाएगी, ग्राफ ऐसा कुछ बना। ठीक, ओके, ध्यान से देखना है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं 0 है, 0 पे वैल्यू 0 है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और यहां अगर ऊपर है तो ग्राफ यहाँ नीचे है। ठीक, एक काम करो, माइनस के इधर की वैल्यू ले लो, -0.99999। इधर -0.999 आएगा ना, तो -0.9999 का स्क्वायर करोगे और -1 करोगे तो नीचे नेगेटिव वैल्यू आएगा, और ऊपर भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव चला गया, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागा। ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर एक चीज और देख लो, ये फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है, जैसा ग्राफ इधर बना वैसा ग्राफ इधर बन जाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट। तो यहाँ भी दिख रहा है, जैसा ग्राफ यहाँ बना वैसा ग्राफ यहाँ बन गया अपोजिट क्वाड्रेंट में। अब आप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भले ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, ध्यान दो यहाँ भी डिक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू बढ़ने पे वाई की वैल्यू कम हो रही है, देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू बढ़ने पे वाई की हाइट कम हो रही है, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू बढ़ने पे वाई की हाइट कम हो रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन थ्रू डिक्रीजिंग है, लेकिन क्योंकि इन दो वैल्यू पे ये एसिम्प्टोट, डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड है, 0 हो रहा है, तो एसिम्प्टोट की तरफ भागेगा। तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि f(x) भले लेस देन 0 हो जाए, लेकिन फंक्शन आपका 1 की बजाय मेनी 1 हो जाए। अभी तक जितने भी डिफरेंशियल वाले केस लिए थे उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा था। ठीक है, 7th केस क्या है भाई, 7th मेनी 1 क्लियर हो गया। क्यों मेनी 1 क्लियर हुआ? सॉल्यूशन 8, 2 मिनट में खत्म करते हैं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। 8 क्या है, 8 हाँ क्या है 8 बोलो, x + 3/x - 4। फिर इसका तो ग्राफ बना लो, 4 पे 0, तो 4 पे खींच दी वर्टिकल लाइन, है ना। अब यहाँ पे जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा, ये तो हो गई वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या, x टेंड्स टू इन्फिनिटी कहते ही इसकी लिमिट हो गई 1, y = 1, x की वैल्यू इन्फिनिटी पे, y की वैल्यू 1 है, तो ग्राफ इसके पास होगा। और 4 के राइट की बात करता हूँ, 4.001, ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग गया, ग्राफ ऐसा हो गया। इधर कहाँ जाएगा, इधर ऑटोमेटिक नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है? हर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको केवल एक ही बार कट करेगी, तो ये वाली तो कटी ही नहीं करेगी, इसका मतलब ये हो गया 1 1। डिफरेंशियल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन 9 ये रहा, x + ln x, चुपचाप डिफरेंशियल करो। यहाँ पे ग्राफ बनाना फायदेमंद नहीं है, ग्राफ इन दोनों में फायदेमंद है। डिफरेंशियल कर दो, हो जाएगा 1 + 1/x, तो
गया x प्लस 1/x। अब डोमेन क्या दिया है, ब्लॉक को डिफाइन होने के लिए x 0 से बड़ा होना चाहिए। x 0 से बड़ा कुछ नहीं कहा, तो डोमेन लेना हमको फंक्शन का। ग्राफ तो डोमेन में ही बनेगा ना बेटा, फंक्शन का ग्राफ तो डोमेन में ही बनेगा, तो डोमेन लेना पड़ेगा। अब 0 से बड़े पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 1 1। ठीक, क्लियर। सॉल्यूशन 10, fx इज इक्वल टू x माइनस ln x। थोड़ा घर पे बैठ के इसे ग्राफ बनाना, तो 1 माइनस 1/x, x माइनस 1/x। डोमेन 0 से बड़ा, 0 से बड़े पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 1 से बड़े पे पॉजिटिव, 0 से 1 पे नेगेटिव। ये हो गया मिनिमम। समझ में आया कैसे टैकल करना है? 8 नहीं आया, 8 में क्या हो गया? ग्राफ बना देना भाई, ग्राफ बना दिया मैंने। जहां डिनोमिनेटर 0 वहां वर्टिकल एसिम्पटोट। इस पे लिमिट लूंगा इन्फिनिटी की, इस पे लिमिट लगाओ ना इन्फिनिटी की हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए। लिमिट इन्फिनिटी लगाया तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 लिमिट हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब ग्राफ इन दो एसिम्पटोट के बीच में झूला झूलेगा। नहीं इसमें पढ़ पड़ा तो f(x) निकाल ले भाई, कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा ना। f(x) क्या होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर x माइनस 4, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस डिनोमिनेटर x माइनस 4 इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 1। देखो, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। अब देखो ध्यान से, ये x कैंसिल हो गया, -4 + 3 -1 अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान रखना यहाँ पे दो वैल्यू पे ही एसिम्पटोट बन रहा था, तो दो वैल्यू पे बनने के कारण हो सकता था कि ये मेनी वन भी हो जाए, क्योंकि इस केस में ग्राफ ऐसा भी घूम सकता था। यहाँ पे ग्राफ ऊपर चला गया, यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 के राइट में जाएगा या 1 के लेफ्ट में जाएगा, हमेशा डिक्रीजिंग है। ग्राफ ज्यादा बेटर है ऐसे क्वेश्चन। इफ ग्राफ इज क्लियर, कोई भी दिक्कत है एक बार एसिम्पटोट वाला जाके फिर से वीडियो देख मारो।